What do you mean by work? When we can say work is said to be done? सबसे पहला फोर्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगना चाहिए। सेकंड चीज़ ये कंडीशन था कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, समझेगा। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वी कैन से वर्क डन इज ऑल्सो जीरो, समझेगा। अगर एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, अभी हम लोग करने वाले सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के अंदर जो फोर्स है वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा? ये वाले डायरेक्शन में। एंड हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर हो रहा है? आगे, मतलब ऐसे टेंजेंशियली आउटवर्ड जाएगा, समझेगा। तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों के एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री, समझा। तो वर्क डन सर्कुलर मोशन के अंदर जब भी पूरा एक सर्कुलर मोशन खत्म होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो, समझेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। तो अगर एस का वैल्यू जीरो तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा? जीरो। अगर किसी इंसान ने यहाँ से इसको ऐसा घुमा दिया, मतलब डेफिनेटली उसके बॉडी के अंदर से एनर्जी तो थोड़ा कम हुआ रहेगा, समझेगा। तो एक हिसाब से बायोलॉजिकल हिसाब से वर्क डन हुआ है, बट फिजिक्स के हिसाब से वर्क डन नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल कि अगर सपोज कि आपने आग बंद किया, बराबर है, एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, आपने आग बंद किया, मैंने इसको घुमा दिया वापस यार, मैंने बोला कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, या तो मैंने इसके ऊपर वर्क डन कितना किया, तो आप लोग क्या बोलोगे? जीरो। क्यों? क्योंकि आप लोग ने देखा नहीं कि ऑब्जेक्ट का वहाँ पर मोशन हुआ है, वैसा जीरो हो जाएगा। 360 मतलब यही है ना, पूरा सर्कुलर मोशन, दैट इज। तो फिर एंगल कितना हो जाएगा? 360। या तो फिर डिस्प्लेसमेंट है ना, हम लोग डायमीटर लेते हैं, ये पूरा आर्क नहीं लेंगे, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, क्लियर। और फिर हमने क्या देखा था इसके अंदर? वर्क डन तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला फोर्स, दूसरा डिस्प्लेसमेंट एंड तीसरा होता है कॉस थीटा। फिर दो कंपोनेंट देखे थे, याद है सब लोग को? पहला कंपोनेंट कौन सा था? बाई फाइंडिंग। पहले हमने किसको तोड़ा था? डिस्प्लेसमेंट को तोड़ा था, किसके डायरेक्शन में? फोर्स के डायरेक्शन। एंड सेकंड केस के अंदर हम लोग ने किसको ब्रेक किया था? बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एंड किसके डायरेक्शन में लेकर आना था? एस के डायरेक्शन। दोनों से अपने को फॉर्मूला कितना आया था? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। याद है यहाँ तक? नहीं, खाली फॉर्मूला याद रखो, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और कुछ भी नहीं है। और फिर हमने स्पेशल केस किए थे। देखो फर्स्ट केस कौन सा था? सपोज कि ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फोर्स दिया, एंड इसका डिस्प्लेसमेंट कौन सा डायरेक्शन होगा? सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, यस और नो। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस जीरो, एंड कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है? 1। तो यहाँ पर वर्क डन कितना हो जाएगा? F इंटू एस। सेकेंड केस के अंदर ये डिस्प्लेसमेंट ये वाले डायरेक्शन में, एंड यहाँ पर फोर्स है। सपोज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में यहाँ पर एंगल है 30 डिग्री, तो वर्क डन कितना होगा? हाँ, कितना होगा? एफ एस कॉस 30 डिग्री, एफ इंटू एस कितना होगा? √3/2। अगर आप √3/2 का डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 0.8 समथिंग। तो एंगल बढ़ाने से वर्क डन कम हुआ या बढ़ा? कम हुआ ना। कैसे? देखो यहाँ पर 1 है, मतलब 100%, यहाँ पर 80%। नेक्स्ट केस है, कितना लेंगे हम लोग? यहाँ पर ये फोर्स है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, एंड यहाँ पर एंगल कितना है? 45। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस 45। कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। अगर आपको 1/√2 का वैल्यू फाइंड करना है तो आपका आंसर आएगा 0.7 समथिंग के हिसाब से। तो देखो जैसे जैसे हम लोग ने एंगल इंक्रीज किया तो वैसे वैसे वर्क डन का यहाँ पर वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहाँ पर 70% होगा। फिर फोर्थ केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में, एंड यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर एंगल कितना है? 60। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 को अगर डेसिमल में लिखो तो 50%। समझा यहाँ तक? लास्ट केस में यहाँ पर S एंड यहाँ पर F, तो इसका डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड साइड डायरेक्शन में कितना होगा? 0। क्यों? बिकॉज यहाँ पर एंगल कितना है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है? 0। तो यहाँ पर एंगल, यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा 0। यहाँ तक हम लोग ने लास्ट टाइम किया था। अगर मैंने फोर्स ये डायरेक्शन में लगाया तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में कितना होगा? हाँ बराबर है। अभी जैसे कि ये बोर्ड है, तो बोर्ड को मैंने फोर्स लगाया, ये गया अंदर नहीं, हाँ तो नो वर्क, समझा। मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट आगे जाए, बट अगर मैंने फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगा है तो वो आगे कितना जाएगा? नहीं जाएगा, मतलब वर्क डन कितना हो गया? 0।
अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन कब होगा? जब थीटा का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री। अभी 180 डिग्री का मतलब पता है क्या होता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, अभी ना यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना। सब लोग देखो यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट अगर, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, ये इंसान, हाँ ये इंसान आगे के डायरेक्शन में जा रहा है, समझा? सब लोग यहाँ पे समझा? अगर ये इंसान आगे के डायरेक्शन में जा रहा है तो ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में देगा? अगर मुझे आगे जाना है, बराबर है, तो डेफिनेटली हम लोग फोर्स कौन से डायरेक्शन में देंगे? पीछे वाले डायरेक्शन। तो जैसे मैंने पीछे के डायरेक्शन में फोर्स दिया तो बॉडी कहाँ पर जाएगा? आगे, समझा? तो फोर्स कहाँ पर लग रहा है? पीछे के डायरेक्शन में, समझा यहाँ तक? बट इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर हो रहा है? आगे के डायरेक्शन। तो जिसमें फोर्स पीछे के डायरेक्शन में लगेगा एंड ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट आगे के डायरेक्शन में, यस। तो ये वाले केस में यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180 एंड कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है? -1। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा W इज इक्वल टू, डन यहाँ तक क्लियर? ये तो बस खाली एक समझाने के लिए था। अभी मुझे बताना आप लोग, नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा, यस। तो यहाँ पर तो हम लोग फोर्स पीछे के डायरेक्शन में लगा रहे तो भी हम लोग आगे जा रहे हैं, तो नेगेटिव वर्क भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। वर्क कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, नेगेटिव ऑल्सो एंड जीरो, तीनों हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द एंगल। अगर सेम डायरेक्शन में एंगल है तो हम बोलेंगे वर्क डन इज मैक्सिमम। अगर 90 डिग्री पे है तो वर्क डन इज मिनिमम, कितना? 0। एंड नेगेटिव कब होगा? जब दोनों के बीच एंगल 180। देखो अभी समझ जाएगा आप लोग को। सेकंड एग्जांपल देखो, ये तो फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल देखो यहाँ पर, अगर एक इंसान ने क्लास, अभी समझना सब लोग, अगर ये इंसान ने, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, अगर ये इंसान एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड फ्लोर से, लात नहीं मारा, ग्राउंड फ्लोर से अगर सपोज कि ये ऊपर लेके जा रहा है यहाँ पर, तो ये इंसान ने फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगा? ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए ऊपर, समझेगा? एंड उसका डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हुआ? ऊपर। सो वर्क डन बाय अ मैन, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि उसने फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगा? ऊपर। एंड ऑब्जेक्ट भी कहाँ पर गया? ऊपर। बट जब भी ये ऊपर जा रहा था तो अर्थ का फोर्स इसके ऊपर कहाँ पर लगेगा? नीचे। समझा है तक? नहीं समझा? ये ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पर मोशन कराया? ऊपर। थोड़ा ध्यान देना सब लोग। लेकिन अर्थ ये ऑब्जेक्ट को कहाँ पर खींचेगा? हर सेकेंड नीचे के डायरेक्शन में। सो वर्क डन बाय अर्थ वो होगा नेगेटिव। क्यों? बिकॉज ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ पर लगता है? नीचे। एंड हमने उसके अगेंस्ट में जाके ऑब्जेक्ट को कहाँ पर लेके जा रहे हैं? ऊपर। समझा? तो वो जो वर्क डन करेगा कौन? अर्थ, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। अभी उल्टा समझना, अगर अपोजिट डायरेक्शन हुआ तो नेगेटिव, सेम डायरेक्शन हो तो पॉजिटिव। अभी देखो उल्टा केस, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं ना, नहीं मैन का पॉजिटिव होगा ना। इन लिफ्टिंग दिस बॉक्स, ये अभी जैसे देखो यहाँ पर मार्क करे, ओके, मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, अगर जैसे हम इसको ड्रॉप करोगे तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स है जो इसको नीचे डिस्प्लेस करेगा? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी वो पॉजिटिव। लेकिन मैं अगर इसको ऊपर लेके जाऊँ तो फिर वर्क डन बाय मी इज नेगेटिव। इसके कंपैरिजन है, इसमें हम लोग ऊपर जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं। नहीं, मैन इधर ही है, खाली बॉक्स को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, नेगेटिव नहीं आएगा। आप देखो किसके रिस्पेक्टिव में अगर देख रहे हो, अगर यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ जाएगा? नीचे। तो इसको नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड इसका डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ पर हो रहा है? नीचे। तो जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो वर्क डन बाय अर्थ वो क्या रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे खींच रहा है एंड ऑब्जेक्ट भी कहाँ पर आ रहा है? नीचे। तो वर्क डन बाय अर्थ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। समझा यहाँ तक? क्लियर? कोई कुली है, बराबर है, एंड कुली ने यहाँ पर वेट रखा है, तो वेट की वजह से इसका फोर्स कहाँ पर जाएगा? नीचे के डायरेक्शन में, समझा? एंड अगर वो आगे भी डिस्प्लेस कर रहा है तो यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा 0। सुनो 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 सुनो, इसमें दो पार्ट है। अगर मैं ना आगे जा रहा हूँ, बराबर है, तो मेरा ये जो कहते हैं लोड था, लोड कहाँ पर? यहीं पर है। अगर मैं ये वाले डायरेक्शन में भी चला गया तो भी लोड का डिस्प्लेसमेंट नीचे नहीं हुआ एंड ना तो ऊपर हुआ, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन दैट लोड इज 0। बट बाय मैन वर्क इज डन, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो तो आगे गया, वो जो इंसान है वो तो आगे गया,
तो पॉजिटिव होगा राइट हैंड साइड के लिए। अभी आप इसमें देखो कि कौन से पर्सपेक्टिव आप देख रहे हो। अगर आप लोग राइट हैंड साइड, अगर ये वाले डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपने वर्क डन किया, बिकॉज आपका तो वर्क डन हुआ है, बट वो जो ऑब्जेक्ट है उसका वर्क डन नहीं हुआ है। देखो अगर यहाँ पर लोड रखा हुआ है बराबर, अगर मैंने लोड को फोर्स कौन से डायरेक्शन में दे रहा हूँ, ऊपर के डायरेक्शन में, एंड ये ऑब्जेक्ट भी कहाँ पर है, ऊपर, तो मैंने काम किया, भले अगेंस्ट द ग्रेविटी किया, बट मैंने फोर्स कौन से डायरेक्शन में दिया, ऊपर, एंड उसका डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ पर हुआ, ऊपर, तो वर्क डन बाय कूली बाय मैन इज पॉजिटिव। समझा, ये वाला केस, अपवर्ड वाला केस। लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव, क्यों, बिकॉज वो फोर्स कहाँ लगा रहा है, नीचे, लेकिन ऑब्जेक्ट वेट कहाँ पर आ रहा है, नीचे, लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर हुआ, ऊपर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव बट वर्क डन बाय मैन इज पॉजिटिव। समझा नहीं समझा, वापस से एक बार, अगर लोड को आपने उठाना है तो फोर्स कहाँ पर अप्लाई करोगे, ऊपर के डायरेक्शन में, एंड उसका डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ पर हो रहा है, ऊपर के डायरेक्शन, सो वर्क डन बाय मैन इज पॉजिटिव। बट जैसे आपने इसको रिलीज कर दिया तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएगा, नीचे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव। समझा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को फोर्स कहाँ पर लग रहा है, नीचे, एंड उसका डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ पर है। थर्ड केस, यहाँ पे देखो सब लोग, अगर एक ऑब्जेक्ट है जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा के सर्कुलर मोशन कर रहा है, फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, अभी आप लोग क्लियर हो जाएगा सर्कुलर मोशन का, फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, इसका लगा फोर्स, क्या ये पार्टिकल अंदर आया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इसलिए वर्क डन 0। एक ये भी है समझने का तरीका। पहला तरीका कौन सा होता है कि ये पूरा सर्कुलर मोशन करके उधर ही आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। सेकंड तरीका कौन सा था, फोर्स का डायरेक्शन अंदर, एंड अगर आपने इसको ये पॉइंट से छोड़ा तो वेलोसिटी जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो 90 डिग्री पे होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 के हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा, 0। तीसरा जो तरीका वो ये है कि फोर्स ये वाले डायरेक्शन में लग रहा है, बराबर ना, ऐसा घुमाते घुमाते फोर्स है, तो इसका जो मोशन है क्या वो अंदर हुआ क्या, नहीं, मतलब उसने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कुली यहाँ से उठा के जा रहा है, बराबर है, तो मैं भले यहाँ से यहाँ पर गया तो मैंने वर्क डन किया, कितना, जो भी मेरे बॉडी में फोर्स लगा रहेगा इनटू जो भी डिस्प्लेसमेंट रहेगा, लेकिन वो जो लोड था उसके ऊपर ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, 0। क्यों, बिकॉज वो जो ऑब्जेक्ट है वो ना तो नीचे आ रहा है ना तो ऊपर, तो वो जो लोड है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। समझा नहीं समझा। हाँ, तो देखो अगर सच मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मैंने तो वर्क डन किया था नेगेटिव, बराबर। देखो अगर ये लोड यहाँ पर था तो इसका हाइट कितना था यहाँ पर, h, समझा। ये ऑब्जेक्ट अगर आगे जा रहा है तो इसका वेट कहाँ पर लगेगा, वेट तो नीचे आने वाला है, बराबर, या तो वेट कहाँ पर लगेगा, नीचे। ये इंसान ने डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में किया, आगे के डायरेक्शन में, तो ये जो ग्रेविटेशन का फोर्स था एंड ये जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों के एंगल कितना बनेगा, 90। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना वो जितने हाइट पे था उतनी ही हाइट पे अभी भी है, समझा। तो ग्रेविटी का डायरेक्शन कहाँ पर होता है, नीचे, लेकिन नीचे तो वो ऑब्जेक्ट आई नहीं, अगर इसे यहाँ से फेंक दिया ऑब्जेक्ट को जो लगेज था तो फिर वो कहाँ पर आएगा, नीचे, तो वर्क डन बाय अर्थ हो जाएगा पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, यस। एंड अगर आप ऊपर जाओगे तो वर्क डन बाय मैन पॉजिटिव बोल सकते हो, बट वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव। अगर एक ऑब्जेक्ट को मैंने खाली जस्ट यहाँ से छोड़ दिया तो मैंने कुछ हेल्प नहीं किया इसको नीचे जाने के लिए, समझा। वर्क डन बाय मी ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज 0। अगर मैं इसको ऐसा फोर्स दूं यहाँ से ऐसा, तो फिर वो पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव। हाँ, एंड अगर बस खाली मैंने इसको यहाँ से छोड़ दिया तो फिर वर्क डन कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से 0 एंड ग्रेविटी के हिसाब से पॉजिटिव। देखो यहाँ पर अभी ऐसा इंक्लाइन प्लेन है एंड यहाँ से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव, लेकिन फ्रिक्शन उसको रोकने का थोड़ा तो ट्राई करेगा ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो आगे ही जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट, बट फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पर लग रहा है, पीछे, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पर होगा, दैट इज नेगेटिव, बट वर्क डन बाय ग्रेविटी कहाँ पर जाएगा, पॉजिटिव। पर हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो मैंने तो फोर्स ऊपर दिया एंड ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ पर हुआ, ऊपर, तो मैंने तो वर्क डन क्या किया, पॉजिटिव। क्लियर ये वाला केस। एंड ग्रेविटी इसको कहाँ पर खींचने का ट्राई करेगा, नीचे, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ पर जा रहा है, ऊपर, तो वो दोनों के पीछे कितना एंगल बनेगा, 180 का, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। एंड अगर ऑब्जेक्ट को अगर मैंने फ्रीली फॉल किया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव, मैंने पीछे कैच कर लिया तो मैंने फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, समझा। देखो अगर एक रेन ड्रॉप है, सुनो सब लोग, रेन ड्रॉप के अंदर मास रहेगा, उसके ऊपर ग्रेविटी भी एक्ट करेगा, तो वर्क डन बाय अर्थ पॉजिटिव, समझेगा। बट जो साइड में है, जो विस्कस ड्रैग हो गया तो जो अपथ्रस्ट का फोर्स है, तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा,
नेगेटिव, समझा? बिकॉज ऑब्जेक्ट का नीचे एंड एयर रेजिस्टेंस कहाँ पर लगता है? ऊपर, तो दोनों के एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। समझा यहाँ तक? डाउट इसके अंदर कुछ भी? अभी क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। चलो आगे देखो, डन यहाँ तक? रफ करूँ? ओके देखो नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग वर्क डन बाय एफएस ग्राफ। एफ मतलब फोर्स, एस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ओके थोड़ा समझने ट्राई करें, आप सब लोगों को ग्राफ तो आता ही है। एक ऑब्जेक्ट है एंड ये ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने ना 5 न्यूटन का फोर्स लगा, कितना? 5 न्यूटन का फोर्स, एंड कंटिन्यूसली इसको मैं डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ 5 न्यूटन 5 न्यूटन 5 न्यूटन 5 न्यूटन। तो हमारा ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? एस। फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर जो भी हो, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कैसे? यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एस है। ओके बीच में क्या बनेगा? ओरिजिन। अभी देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स दिया, कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का फोर्स दिया, एंड इसको 1 मीटर आगे बढ़ाया, फिर और मैंने 5 न्यूटन का फोर्स दिया तो 2 मीटर आगे बढ़े, और फोर्स दिया, ऐसा आएगा कि ऐसा आएगा? फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले, फर्स्ट लाइफ। वापिस एक बार क्वेश्चन बोलूं, एक ऑब्जेक्ट है उसको मैंने 1 न्यूटन का फोर्स दिया एंड हम लोग 1 मीटर आगे आ गए, ये पॉइंट से मैंने वापस से 1 न्यूटन का फोर्स दिया, हम लोग 1 मीटर आ गया, मतलब टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? 2 मीटर। मैंने यहाँ से भी 1 मीटर फोर्स दिया, सॉरी यहाँ से 1 न्यूटन का फोर्स दिया एंड हम लोग 1 मीटर आगे आ गए। ओके वेट, अभी इसके अंदर आप लोग 2 ग्राफ बोल रहे हो, एक ग्राफ है ऐसा इंक्लाइन ग्राफ एंड दूसरा है स्ट्रेटर। इंक्लाइन वाले कितने? इंक्लाइन ग्राफ वाले कितने? 1, हाँ एस डिस्प्लेसमेंट एंड एफ फोर्स है। 1 2 3 इंक्लाइन है, इंक्लाइन 3 4 5 स्ट्रेट। ओके बाकी सब लोग स्ट्रेट वाले में। देखो मैंने पूरे जर्नी के अंदर कोई भी पॉइंट पे फोर्स को चेंज किया, फोर्स पूरे जर्नी के अंदर कांस्टेंट था, तो फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है, खाली क्या चेंज हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका ग्राफ, अभी आप लोग ऐसे ग्राफ टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको यहाँ पर वैल्यू दिया रहेगा, समझेगा, एंड यहाँ पर भी आपको डिस्प्लेसमेंट का 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर जो भी है वैल्यूज आपको ग्राफ के फॉर्म में दिए रहेंगे। यू हैव टू फाइंड कि अगर एक ऑब्जेक्ट को सपोज 5 न्यूटन के फोर्स से मैं लेके जा रहा हूँ कंटिन्यूसली अप टू 4 मीटर तक, 4 मीटर सपोज। ओके तो वर्क डन कितना हो जाएगा पूरे के अंदर? तो यू विल फाइंड, हाँ तो हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया अंडर द ग्राफ। अभी वर्क डन इज इक्वल टू होता है एरिया अंडर द एफएस ग्राफ। अभी देखो एरिया कैसे फाइंड करते हैं? ये कौन सा शेप है? रेक्टेंगल है, एंड रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ, सो एल इंटू ब्रेथ। अभी लेंथ की जगह पर कौन है? डिस्प्लेसमेंट, बराबर, एंड ब्रेथ की जगह पर कौन है? फोर्स। तो एस इंटू एफ लिखो या एफ इंटू एस लिखो, आपको क्या मिलने वाला है? दैट इज वर्क डन। समझा? तो जब भी अगर आपको वर्क डन फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे? एफ इंटू एस। तो ये वाले केस में कैसे फाइंड करेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू, बोलो एफ कितना है? 5 एंड एस कितना है? 4। तो आंसर कितना हो जाएगा? 20 जूल। क्लियर है यहाँ तक? अभी जो सेकंड वाला आप लोग बोल रहे थे, सेकंड केस, ये फर्स्ट केस था, हाँ इसके अंदर जो फोर्स का वैल्यू था ना, नेक्स्ट देखो, व्हेन फोर्स इज वेरिएबल, वेरिएबल मतलब हर पॉइंट पे क्या होगा? चेंज होगा। अभी देखना सब लोग, नेक्स्ट अगर एक ऑब्जेक्ट को मैंने 1 न्यूटन का फोर्स दिया एंड उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर का, फिर मैंने 2 न्यूटन का फोर्स दिया तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर का, फिर वापस से अगर हम लोग ने 3 न्यूटन का फोर्स दिया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो हर केस में हम लोग फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है? बढ़ रहा है। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये वाले केस में वर्क डन कितना होगा क्लास? तो इसका एरिया अंडर द ग्राफ कितना हो जाएगा? तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आप ध्यान से देखो तो बेस की जगह पर कौन है? डिस्प्लेसमेंट, एंड यहाँ पर हाइट की जगह पर कौन है? फोर्स। तो बाय डिफॉल्ट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन। तो एरिया अंडर एफएस ग्राफ आपको क्या देने वाला है? वर्क डन। क्लियर? खाली इतना ध्यान रखना है, अगर आपको वेरिएबल फोर्स पूछा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड इसका होगा ना स्लोप। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? W इज इक्वल टू एफ इंटू
एस बराबर। तो अगर सपोज आपका एफ दिया एंड एस दिया है तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? स्लोप इज इक्वल टू, बोलो, वाई अपॉन एफ अपॉन यस। डाउट यहाँ तक कुछ भी? हाँ, अभी ना एक क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। अगर बाई चांस आप लोग को, सुनो सब लोग, अगर बाई चांस आपको यहाँ पर एंगल, सुनना सब लोग, एंगल 60 डिग्री दिया, सो आप लोग फॉर्मूला क्या यूज करोगे? W इज इक्वल टू हाफ इंटू एफ इंटू एस, या W इज इक्वल टू हाफ इंटू एफ एस कॉस थीटा? नहीं, ये ग्राफ का एंगल है, ये ग्राफ का एंगल है, एंड यहाँ पर जो कॉस थीटा निकलता था ना, वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल था। समझा नहीं समझा? देखो, मैंने एक ऑब्जेक्ट को ये डायरेक्शन में फोर्स दिया 1 न्यूटन से, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1 मीटर, तो मैंने पॉइंट्स यहाँ पर बना दिए ना ऐसे। फिर उसके बाद में वापस से मैंने इसको 2 न्यूटन का फोर्स दिया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2 मीटर का। तो ये वाले केस में एंगल कितना है? 0 ही है। समझा यहाँ तक? अगर हाँ, तो ये एंगल अलग है, तो आप लोग एफ एस कॉस थीटा यूज नहीं करना। आप लोग क्या यूज करोगे? चाहे थीटा दिया हो ना दिया, व्हाटएवर, आपको अगर एरिया अंडर, क्योंकि ये एंगल नहीं है ना ये वाला। हाँ, जो यहाँ पर कॉस थीटा निकलता है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। 1 न्यूटन का फोर्स दिया एंड सपोज के 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आप पॉइंट कैसे प्लॉट करोगे? यहाँ पर 2 मीटर, यहाँ पर 1 न्यूटन, फिर 2 न्यूटन पे सपोज के 4 मीटर, 2 न्यूटन पे, तो इसका स्लोप ऐसा आएगा। समझा आप लोग को? तो ये एंगल का फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। समझा यहाँ तक? अगर आपको एरिया अंडर ग्राफ पूछा तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। अगर आपको ऐसे 2 ग्राफ दिए एंड पूछा कि किसमें वर्क डन ज्यादा हो रहा है, तो आप लोग क्या करोगे? W इक्वल एफ एस कॉस थीटा, एरिया, एरिया ही यस। अगर आपको 2 ग्राफ अगर ऐसे दिए, बोलो किसमें वर्क डन ज्यादा? चलो नंबर भी देता हूँ, रुको रुको रुको। बोलो वर्क डन किसमें ज्यादा? जिसमें एंगल ज्यादा उसमें वर्क डन ज्यादा। तो क्या करेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो किसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ज्यादा है? ये वाले केस में देखो, एक ग्राफ ऊपर बना है, 2 पर्सन है, पर्सन ए पर्सन बी, दोनों ने वर्क डन किया एंड आपको पूछा है कि हाँ वैल्यूज दिए 10 न्यूटन, एंड ए वाला जो है, ए वाले के लिए कितना है यहाँ पर? 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। किसके लिए है? ए के लिए वर्क डन ज्यादा है। चलो चेक करते हैं। फॉर ए हाफ इंटू बेस कितना है? 5 एंड हाइट कितना है? 5, 1 मीटर। 25/2 कितना देगा? 12.5। फॉर बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू बेस कितना है? 1 इंटू हाइट कितना है? 10। कैंसल कैंसल, कितना हो जाएगा? 5 जूल। तो किसमें ज्यादा है? चलो नेक्स्ट पार्ट देखो। अगर एक ऑब्जेक्ट है पर्टिकुलर हाइट पे, ओके, एंड ये ऑब्जेक्ट का जो टोटल हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड दैट इज h। अभी ग्रेविटी चाहता है कि ये ऑब्जेक्ट को वो नीचे लेके आए, तो उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू एस, एंड नीचे के डायरेक्शन फोर्स कितना लगेगा? वेट, वेट मतलब कौन होता है? mg। तो यहाँ पर लगेगा फोर्स यहाँ पर m इंटू जी, इंटू और डिस्प्लेसमेंट कितना करने वाला है? h। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? mgh। समझा?
ओके देखो चलो स्टार्ट करें। देखो फर्स्ट केस के अंदर स्टार्ट करें। फर्स्ट केस के अंदर देखो मैं क्या यहाँ पर स्टार्टिंग में फर्स्ट केस के अंदर मैंने दोनों को 100 ब्रिक्स दिया। कितना? दोनों को 100 ब्रिक्स दिया है। या इसका भी 100 है, इसका 2 पर्सन, पहला है पर्सन P1, दूसरा है पर्सन P2, राइट। एंड दोनों को हम लोग ने सेम काम दिया। सब लोग समझे? ध्यान है सब लोग का। दोनों को हम लोग ने कितने ब्रिक्स दिए? यहाँ पर 100 ब्रिक्स दिए। एंड मैंने इसको बोला पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप लोग को ब्रिक्स रखने हैं, बट दोनों के पास टाइम है 1 मिनट का। मतलब दोनों के लिए टाइम यहाँ पर क्या रखा हमने? कांस्टेंट। मैंने ऑब्जर्व किया कि ये इंसान ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक में 50 ब्रिक्स रखी। कितनी? 50। एंड जो हाँ एक एक करके या तो दो करके जैसे भी। एंड 1 मिनट के अंदर इसने रखा 25 ब्रिक्स। देखो यहाँ पर इसके पास कितने ब्रिक्स थे? 100। इसने यहाँ पर कितने रखे? 50। एंड इसने यहाँ पर कितने रखे? 25। लेकिन दोनों के पास टाइम कितना था? सेम। हु इज मोर पावरफुल? ए। सो वी कैन से दैट जो ज्यादा काम करता है वो ज्यादा पावरफुल होगा। समझा? सेकंड केस में क्लास देखो, केस 2 के अंदर यहाँ पर केस 2 के अंदर मैंने दोनों को बोला कि आपको 100 के 100 ब्रिक्स वहां पर रख के ही आने, जितना भी टाइम लगे। तो जो पहला इंसान था उसने टाइम लिया 2 मिनट, एंड जो दूसरा था उसने टाइम लिया फॉर एग्जांपल के 4 मिनट। तो हु इज मोर पावरफुल? तो जिसने कम टाइम में ज्यादा काम किया दैट इज कॉल्ड मोर पावरफुल। सो सेकंड केस में पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। दोनों अगर आप कंबाइन करो तो पावर वर्क अपॉन टाइम, तो पावर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हटा दो, वर्क अपॉन टाइम। समझेगा? तो पावर का ऐसा यूनिट क्या होगा? वर्क के लिए होता है जूल एंड टाइम के लिए होगा सेकंड। सेकंड कहाँ पर जाएगा? ऊपर। समझा नहीं समझा? वर्क का जूल, टाइम का सेकंड। सेकंड कहाँ पर जाएगा? ऊपर। तो इट विल बिकम JS माइनस। एंड इसका और एक यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड वॉट। एंड वॉट एक साइंटिस्ट का नाम है इसके लिए, जेम्स वॉट। साइंटिस्ट का नाम है इसके लिए यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे कैपिटल W। एंड पूरा अगर नाम लिखना है तो विल राइट इन स्मॉल इनिशियल्स। क्लियर? बस पावर इतना ही था। सेकंड एक इसके अंदर नोट का पार्ट है जो खत्म कर देते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान दो, नोट में देखो अगर आपको एग्जाम के अंदर टाइम नहीं दिया है एंड आपको पावर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? तो पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना हो जाएगा? हाँ, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू वेलोसिटी या तो स्पीड। समझा? अगर आपको स्पीड दिया है लेकिन टाइम नहीं दिया, या तो आपको ऐसा पूछा है कि वो 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2 सेकंड के अंदर, तो आप लोग को यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वरना अगर आप F इंटू वी स्पीड, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। ये आपको नोट के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पर अपना पावर का पार्ट भी खत्म। समझा आता है? आप लोग को मेगावाट और किलोवाट ऐसा पता है? मेगावाट, किलोवाट। 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट। एंड किलोवाट में किलोवाट। क्लियर? तो अपना पावर वाला पार्ट खत्म।